नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। कहते हैं कि अभिनय अगर दिल से हो तो दर्शकों के दिल में उतर जाता है। और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही अभिनेता से करवाने जा रहे हैं जिनकी अदायगी के कायल लाखों लोग हैं। वो अपने रोल्स में इस कदर डूब जाते हैं कि अपने अभिनय को जीवंत ही कर देते हैं। एक एक एक्सप्रेशन, एक एक डायलॉग डिलीवरी उनकी इतनी खास होती है कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। चलिए तो देर नहीं करेंगे और आपकी मुलाकात जो है वो जल्द ही करवाते हैं गोविंद नामदेव जी से। गोविंद नामदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि नाम ही काफी है, बिल्कुल नाम ही काफी है आपको जानने और पहचानने के लिए, गोविंद नामदेव। शुरुआत मैं आपके सफर से करना चाहूंगी, फिल्मी सफर से, लेकिन उससे पहले कि मैं ये जानूं कि कैसा रहा, क्या रहा, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में आप बताएं कि फैमिली जो है वो परिवार में कितने आपके सदस्य रहे और कैसे यहाँ तक आने का इरादा जो है वो कब आपने किया? जो मेरी अभी की वर्तमान फैमिली है उसमें मेरी 3 बेटियां हैं जी। अमेरिका से। आप वही इसी फैमिली की बात कर रहे हैं या मेरे पेरेंट्स की आपकी तरफ से? अब जहाँ से मतलब आपके बचपन से मैं बात कर रही हूँ, आपके माता पिता की, आपके अपने भाई बहनों की। जी जी, हमारा बहुत ही बड़ा परिवार रहा। जब मैं सागर मध्य प्रदेश का हूँ जी। और 7वीं क्लास तक मैंने सागर में पढ़ाई की और उसके बाद 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली में पढ़ा। तो मध्य प्रदेश के सागर से दिल्ली तक आना कैसे हुआ? क्या माता पिता ने जो है ये कहा कि दिल्ली भेजा जाए पढ़ाई के लिए, या आपकी अपनी ये ख्वाहिश थी? मेरा बहुत मन करता था कि मैं कुछ खास बनूं, कुछ बड़ा बनूं और लोगों से कुछ विशेष बनूं। मेरे मन में हमेशा एक बात रहती थी कि मैं हमेशा अव्वल आऊं जी। मैं फर्स्ट आऊं और जब मैं बड़ा हूं तो मैं और लोगों से बेहतर हूं और लोगों से बेहतर दिखूं और मेरा स्टेटस काफी हाई हो, मेरी वजह से मेरे परिवार का नाम है। ऐसे बहुत सारे ये विचार चीज मेरे बचपन चलते से ही थे। आपके दिमाग में थी और ये सब चीजें आप बचपन से ही दिमाग में लेकर चल रहे थे? जी जी, जैसे हर एक बच्चे के मन में इस तरह की बातें आती हैं। तो और मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो भी लोग बड़े बने हैं या जिन लोगों ने भी नाम कमाया है जी। उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की है। कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आपके जहन में उस वक्त थे? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 7वीं कक्षा के बाद ही आप दिल्ली आ गए थे। उस वक्त में बच्चे जो है उतना ज्यादा कह सकते हैं कि मैच्योर नहीं होते हैं, इतना सीरियस नहीं होते हैं किसी भी चीज को लेकर, खासतौर पे अपने करियर को लेकर। एक्चुअली क्योंकि मेरे मन में ये भाव था कि मैं कुछ बड़ा बनूं और मेरी ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये क्या है, मुझे बचपन में 5वीं 6वीं क्लास में गांधी जी की आत्मकथा के कुछ अंश पढ़ाए जाते थे, तो पाठ्यक्रम में थे जी। तो उनको उनके अंश पढ़ के मैं उनसे बहुत मुतासिर था। मैं बहुत उनसे मुझे पर उसके बाद फिर मुझे उनकी पूरी आत्मकथा पढ़ने का मौका मिला। सत्य के प्रयोग उनकी बुक है, तो उसको पढ़ के मैं बिल्कुल ऐसे हो गया कि मुझे लगा कि ये तो कमाल के व्यक्तित्व हैं और अगर ये अपनी मेहनत से इतना आगे बढ़ सकते हैं तो फिर मैं भी बढ़ सकता हूँ, मैं भी कुछ बड़ा बन सकता हूँ इनकी राह पर अगर मैं चला तो। जी। और फिर इनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद मुझे फिर और जो बड़े लोग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, लोकमान्य तिलक, इनकी भी आत्मकथाएं पढ़ने का बहुत एक शौक हो गया। तो फिर मैं उन्हीं की दुनिया में रहने लगा और मुझे फ्रीडम फाइटर्स ने आपको बहुत ज्यादा प्रेरित किया, बहुत मुतासिर हुए आप फ्रीडम फाइटर्स से? जी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। फ्रीडम फाइटर्स को पढ़ के बहुत ज्यादा आप मुतासिर हुए? आवाज आपकी वो
जी गोविंद जी, मिल पा रही है मेरी आवाज आपको? आ रही है, गूंजती हुई आ रही मेरे कानों में। इको कर रही है। चलिए हम जरूर इको ये कर रही कोई है। तकनीकी दिक्कत है उसको हम चाहेंगे जरूर ये जल्द ही दूर कर दी जाए। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैं अभी जो बात कर रही हूँ आप उसे सही से समझ पा रहे होंगे और मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। अभी है, क्लियर जी है, लेकिन इको के साथ चलेगा। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो फ्रीडम फाइटर्स को आपने पढ़ा, उनको पढ़ के उनकी जीवनी को पढ़ के आप बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और वहीं से आपको एक मार्ग मिल गया। मुझे लगा कि उन्हीं को पढ़ के मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो लोग हैं, इन्होंने ऊंची शिक्षाएं हासिल की हैं, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़े हैं जी। और दिल्ली से इनका बहुत बहुत कनेक्शन रहा है हमेशा। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं किसी तरह से दिल्ली में पढ़ सका चलो तो दिल्ली। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जी। मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मेरा जो भी आप परिवार के बारे में पूछ रहे थे, जी एक जी। भरा पूरा परिवार, 6 भाई 4 बहनें जी। और माता पिता, 1 दर्जन लोग थे हम लोग। हम्म। और हमारे परिवार में जो मंदिरों की मूर्तियां हैं उनकी पोशाकें बना करती थी। अच्छा। मेरे पिताजी बनाया करते। जी। और वो बहुत ही धार्मिक थे और एक रामायण मंडल के वो सदस्य भी थे, तो वो गाया करते थे रामायण। तो शायद परफॉर्मेंस का मुझे संस्कार उन्हीं से मिला और सीखने का संस्कार उन्हीं से मिला। मेरे परिवार में कोई भी इस अभिनय के क्षेत्र में नहीं है। तो ये क्षेत्र जो है आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना, यहाँ पर अभिनय ही क्यों? वो एक्चुअली 7वीं क्लास के बाद में 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक दिल्ली में पढ़ाई की मैंने जी। और उस दौरान दिल्ली में ही मुझे ये संस्कार पड़ा और ये भाव मेरे मन में आया, क्योंकि मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत आगे था। अपने स्कूलिंग डेज में मैं कल्चरल विंग का प्रेसिडेंट भी था स्कूल में। तो सारे जितने भी प्रोग्राम हुआ करते थे स्कूल में, उन सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर हुआ करती थी। अच्छा, तो और आप सब क्योंकि कुछ मैनेज मैं किया खुद भी करते थे, सब बहुत ऑर्गेनाइज आप करते थे? सब ऑर्गेनाइज भी करता था और परफॉर्म भी करने का बहुत शौक था मुझे। हम्म। मैं गाने भी गाता था। अच्छा। मैं कविता वाचन भी करता था। मैं नाटक भी करता था, एक्टिंग भी करता, तो नाटक ये डायरेक्ट भी कविता करता जो था, आपने कहा कि एक्टिंग। कविता वाचन भी आप करते थे, क्या अभी भी कुछ इस तरह का आप शौक रखते हैं? ऐसा शौक था तो मैं देखता था। उनकी वजह से मुझे लगता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये करते हैं वैसे ही कुछ कर लूंगा। तो जब नाटक करने के अवसर रहते थे तो मैं हमेशा एक्टिंग करता था। तो और लगातार हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव था मैं। तो जिस तरह की एक्टिंग में ऑन स्टेज करता था या कविता वाचन, भाषण प्रतियोगिता और नाटकों को डायरेक्ट करना, लोगों से कनेक्ट करना। मतलब तो बचपन से ही आप बहुत वोकल रहे और सीधा संवाद जो है आपने बचपन से ही शुरू कर दिया था। जी जी बिल्कुल। और इसकी वजह से मुझे मेरे टीचर्स ने और मेरे अपने सहपाठी दोस्तों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम तो एक्टर बन सकते हो, एक्टिंग को करियर बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे उसी दौरान मुझे फीड की गई और वो दिमाग में बस गई मेरे। तो और ये जैसे मौका फीडबैक मिला वहीं से मैंने, मिला और वहीं से आपने डिसाइड कर लिया कि अब तो एक्टिंग में ही जाना है। जी। और लकीली सौभाग्य से जो हमारा स्कूल था दिल्ली में, उससे 2 फर्लांग दूर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का इंस्टीट्यूट रहा। स्कूलिंग दिल्ली में आपने कहाँ से की? स्कूलिंग मैंने 2 स्कूलों से की। एक बड़ा हिंदू राव स्कूल है बड़ा हिंदू राव जी में जी। दिल्ली में, वहां से किया। और दूसरा राउत रेवेन्यू स्कूल मिंटो ब्रिज, अच्छा। वहां से मैंने स्कूलिंग की है। उसके जी। तो लकीली चूंकि नेशनल स्कूल ड्रामा का इंस्टीट्यूट पास में ही था, तो कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ, ऐसे संयोग जुड़ा कि मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में मैंने प्रवेश ले लिया। और उसके बाद से फिर मैं 3 साल का मैंने कोर्स किया।
तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक ये जो पहुंचने का था आपका सफर, ये कितना आसान या कितना मुश्किल रहा? क्योंकि एनएसडी की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी को भी एडमिशन मिलना जो है इतनी आसान बात नहीं है, बड़ी बात मानी जाती है यहाँ पर एडमिशन मिलना भी। आप कब एनएसडी पहुंचे और कितना मुश्किल रहा आपके लिए यहाँ पर प्रवेश लेना? मुश्किल मुझे नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि स्कूलिंग डेज में मैं बहुत एक्टिव था कल्चरल एक्टिविटीज में जी। और जब भी मैं स्टेज पर होता था तो मुझे लगता था कि मैं स्टेज पर कुछ भी करके मैं ऑडियंस को अपने ग्रिप में रख सकता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था मेरा और परफॉर्मेंस लेवल भी अच्छा था क्योंकि लोगों को पसंद आता था। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि जो कुछ भी मुझसे नेशनल स्कूल ड्रामा के इंटरव्यू में परफॉर्म कराया जाएगा मैं बखूबी करूंगा और बहुत अच्छे ढंग से एक अच्छे लेवल पर कर पाऊंगा जी। और यही रिक्वायरमेंट भी होती है नेशनल स्कूल ड्रामा की, जो भी कैंडिडेट हैं वो कॉन्फिडेंटली जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की, जो उन्होंने एडवाइजरी दी है उसके हिसाब से वो परफॉर्म कर सके। और चूंकि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था कल्चरल एक्टिविटीज का, ऑन स्टेज परफॉर्मेंस का, तो इसकी वजह से मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो एनएसडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या जब आप वहां पर पढ़ रहे थे उस दौर में कोई दिग्गज जो आज इंडस्ट्री में हैं वो भी आपके साथ वहां पर थे, या उनसे आपकी बातचीत या किसी से मुलाकात हुई? आना जाना तो लगा रहता ही है वहां पर लोगों का। और उसके बाद एनएसडी से निकलने के बाद जो है फिर आपको किस प्लेटफॉर्म पर आप पहुंचे? मेरे साथ तो अनुपम खेर, सतीश कौशिक, करण राजदान, अनंत देसाई, कविता चौधरी, अनीता कंवर, ये हमारा ग्रुप था। ये हमारे सहपाठी थे, हम सब एक साथ ही कोर्स करते थे किया हम लोगों ने। फिर 78 में जब कोर्स कंप्लीट हुआ, 75 से 78 तक मैंने कोर्स किया। उसके बाद कोर्स करने के बाद फिर मुझे जब ये बात आई कि अब क्या करना चाहिए, तो सब लोग अपने अपने प्रोग्राम बताते रहे कि हम दिल्ली बॉम्बे जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता था कि मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हो पाया हूँ एक्टिंग को लेके कि मैं बॉम्बे जाके वहाँ पर अपने आप को स्थापित कर सकूं। जी। उस समय जो भी स्टार्स थे, अमिताभ बच्चन साहब, विनोद खन्ना जी, और राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, ये सब लोग थे। तो मैं अपने आप को हमेशा तोलता था कि जब मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा तो क्या मैं इनके सामने अपना 100% एक्टिंग का दे पाऊंगा। तो हर बार ये आंसर आता था कि नहीं। हेजिटेशन था वो कुछ। लेकिन जैसे आपने बताया अभी कि अनुपम खेर भी आपके बैचमेट रहे, और अनुपम खेर मेरे ख्याल से वहां से निकलते ही वो इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने कदम रख दिया होगा, क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं कि जब आपने डेब्यू आपकी शोला और शबनम रही मूवी, उस मूवी से आपने डेब्यू किया, उस वक्त तक अनुपम खेर जो है अच्छे खासे नामी ग्रामी जो है स्टार हो चुके थे। तो हुआ ये कि फिर जब मुझे बार बार ऐसा लगता था कि मैं अभी मैच्योर नहीं हुआ हूँ और मुझे अभी और तराशने की जरूरत है, तो फिर मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन किया। अच्छा। जो पर सभी मेरिट बेसिस पर जो भी आर्टिस्ट होते हैं, जो भी एक्टर्स होते हैं, उनका ये ग्रुप बनाया गया है। इसमें जो ये नेशनल स्कूल ड्रामा का प्रोफेशनल विंग है, यहाँ पर प्लेस तैयार होते हैं और सभी जगह थिएटर के विस्तार के लिए और कल्चरल एक्सचेंज में बाहर विदेशों में हमारे प्लेस जाते रहे हैं। तो मैंने ये कंपनी ज्वाइन की क्योंकि यहाँ पर जो लोग काम करते थे, जैसे मनोहर सिंह जी या उत्तरा बावकर जी या सुरेखा सीकरी जी, ये लोग कमाल का काम करते थे। मतलब इनका काम देखते ही बनता था। जब भी इनका हम नाटक देखने जाते थे, जब नाटक खत्म हो जाता था तो मैं सीट से चिपक जाता था कि ये क्या देखा मैंने, क्या एक्टिंग का लेवल देखा मैंने। तो जब ये प्रश्न आया कि मुझे अपने आप को और तराशना कैसे चाहिए,
तो मुझे इनका ही काम हमेशा दिमाग में रहा और मैंने तय किया कि अगर जब तक मेरा एक्टिंग का लेवल ये नहीं हो जाएगा जी। तब तक मुझे प्रोफेशनली अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बॉम्बे जैसी जगहों में फिल्मों तक आने में कितना वक्त लग गया आपको? तो मैंने 78 से मैंने तय किया कि मैं 10 साल थिएटर करूंगा, अपने आप को तराशूंगा। 10 साल आपने और थिएटर को दिए? तो मैंने 11 साल रेपर्टरी कंपनी में काम किया, अपने आप को तराशा, अपने आप को मैच्योर किया। और जब 11वें साल में ये लगने लगा कि हाँ अब वो मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं किसी भी बड़े स्टार के सामने अपना 100% दे सकता हूँ, बल्कि उनसे ज्यादा बेहतर काम करके दिखा सकता हूँ, तब मैंने बॉम्बे कूच किया 90 में। शोला और शबनम से आपका डेब्यू रहा। यहाँ मूवी ये कैसे आपको मिली, अप्रोच कैसे हुआ, ऑडिशन जो है क्या ऑडिशन आपको यहाँ भी देना पड़ा? जब मैं दिल्ली से बॉम्बे चला तो दिल्ली में बहुत अच्छा थिएटर किया मैंने, बहुत नाम रहा मेरा। लेकिन मैं ये भी सच था कि बॉम्बे में कौन जानता है मुझे, मैंने दिल्ली में क्या काम किया। जी जी। तो बॉम्बे में मुझे जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, ये मैं तय करके निकला। ये भाव मन में लेके ही चला था। और मैंने जो काम किया है वो मैं किस तरह काम कर सकता हूँ, ये सब दिखाने के लिए मैंने एक बड़ा पिक्टोरियल रिकॉर्ड तैयार किया था, एक बड़ा एल्बम तैयार किया था, जो मैंने नाटक वगैरह किए थे, जो बड़े बड़े नाटक मुझे करने के मौके मिले थे यहाँ रेपर्टरी कंपनी में। जी जी। हाँ, तो उन सब के मैंने अच्छे फोटोज का एक एल्बम बनाया था। एक पूरा पोर्टफोलियो आपने तैयार करवाया? जी जी। तो वो ही एल्बम मैं वहां जाके जिन लोगों से अपॉइंटमेंट लेके वो दिखाया करता था कि ये काम मैंने किया है और मैं आपके साथ काम करने का इच्छुक हूँ। तो हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं रहा, क्योंकि ये बड़ा एक्सपीरियंस जो है 11 साल का मैं दिल्ली से लेके चला था। तो बॉम्बे पहुंचते ही 3 महीने के अंदर एक प्रोजेक्ट मुझे मिला, केतन मेहता का सरदार पटेल फिल्म। उसमें परेश रावल सरदार पटेल थे और मैंने उसमें वी शंकर नाम के एक उनके पीए का कैरेक्टर किया था। अच्छा। पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी। वो फिल्म मेरी पहली फिल्म है जो मैंने साइन की, और लेकिन वो फिल्म बनने में और रिलीज होने में 4 साल लगे। इसी दौरान मैं बॉम्बे में लोगों से मिलता जुलता रहा और शोला और शबनम मुझे पहला नैनानी साहब से मैं मिला था, उन्होंने मुझे ऑफर की और वो फिल्म शुरू भी हो गई, शूटिंग भी कंप्लीट हो गई और रिलीज भी हो गई। और ये फिल्म की शूटिंग चलती रही। तो जो पहली फिल्म जो मैंने साइन की वो थी सरदार पटेल, और वो फिर सेकंड हो गई, और जो सेकंड थी वो आपकी पहली हो गई। जी बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि जितनी भी मूवीज आपने की हैं, ज्यादातर मूवीज में आपका नेगेटिव रोल ही रहा है। ये नेगेटिव रोल आपकी अपनी चॉइस या फिर डायरेक्टर आपको उसी रोल में देखना जो है ज्यादा पसंद करते हैं? मेरा निष्कर्ष ये था जब मैं दिल्ली से बॉम्बे निकला था कि अगर मुझे दिल्ली में जो मेरा मान सम्मान है, जो एक मेरी इमेज है, एक इज्जत जो मैंने बनाई है, अगर मुझे बॉम्बे में इसको बनाए रखना है तो मुझे फर्स्ट रो में रहना पड़ेगा। फर्स्ट रो का मतलब है कि जो फर्स्ट लाइन में कैरेक्टर्स हैं जो हिंदी फिल्मों में होते हैं, हीरो, हीरोइन और विलन। इसके अलावा जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सेकंड रो के होते हैं, थर्ड रो के होते हैं, एक फिलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कैरेक्टर। जी। तो हीरो बन नहीं सकता था। मेरी एज उस समय 35 से ऊपर थी जब मैं बॉम्बे आया। और अब हीरोइन का तो सवाल ही नहीं, तो खलनायक ही मेरे हिस्से में आया और मैंने बाय चॉइस खलनायक के ही कैरेक्टर्स किए शुरुआती दौर में। कभी आपके साथ ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि जो एक पर्दे पर हमारा कैरेक्टर रहता है, अक्सर लोग हमें उसी से पहचानने लग जाते हैं, और बच्चों के दिल में खास तौर पे ये जो डर है वो बैठ जाता है उस कैरेक्टर को लेकर? बच्चों ने कभी आपको देखा तो वो डर गए, सहम गए कि ये जो अंकल है ये तो विलन ही है? ऐसा बहुत हुआ है। अच्छा।
मतलब ऐसा तो अभी भी होता है, हमारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो दूर दूर खड़े रहते, मेरे पास नहीं आते। रिश्तेदार भी। और सहमे हुए होते हैं। अच्छा। या जो मेरे समाज के लोग हैं या जो मेरे सर्कल के पुराने लोग हैं, वो बहुत ही, जैसे होता है ना कि जैसे पुराना कोई दोस्त या कोई आपका संगी साथी या जी। आपका पड़ोसी दिख जाता है तो आप पूरे दिल खोल के आते हैं, पूरे जोश के साथ। ऐसा नहीं हो पाता है। वो लोग दूर दूर खड़े रहते हैं कि मैं उन्हें बुलाऊं या मैं देखूं, और यानी बाद में मुझे बताते भी हैं। अभी भी आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, अभी भी ऐसा होता है? वो एक जो कैरेक्टर लोगों के दिमाग में छप चुका है वो अभी भी हावी हो जाता है उनके ऊपर? अभी भी तो क्योंकि इमेज ऐसी बन गई है ना, मेरी इमेज ऐसी बन गई है कि जैसा कि कैरेक्टर्स मैंने किए हैं सत्या में या बैंडेड क्वीन में जी। या प्रेम ग्रंथ में, कच्चे धागे में, तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो बहुत ही एग्रेसिव और हीरो की हालत खराब कर देने वाले कैरेक्टर जैसी इमेज है, उस इमेज के चलते लोगों में थोड़ा सा एक डिस्टेंस जरूर रहा है। मेरे काफी जानने वाले ऐसे हैं जो मेरी इमेज के तौर पर ही मुझसे व्यवहार करते रहे। बाद में मैं उनको बहुत कन्विंस किया कि भैया ये मैं सिर्फ उस इमेज को तोड़ने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं पहले जैसी आदमी हूँ और आपके परिवार का हूँ, आपके परिवार के जैसा हूँ, तो आप इस तरह से मुझसे ऐसी दूरियां बना के मत रहें और ज्यादा संकोच ना करें। अपनी भाव जो कुछ भी आप कहना चाहें, आप मुझसे बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं मुझसे। गोविंद जी, क्या अभी भी कोई ऐसा आप मतलब ऐसा इरादा रखते हैं कि कोई कैरेक्टर जो आपको आपका मतलब ड्रीम है कि आपको उस कैरेक्टर को प्ले करना है और आप वो चाहते हैं? इस तरह की बात कई बार आई है, तो मुझे हिस्ट्री में कुछ ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स रहे हैं, उनमें बहुत दिलचस्पी है। जैसे हिटलर का एक कैरेक्टर है जिसने लाखों लोगों को मरवा दिया। यानी आप एडोल्फ हिटलर को पर्दे पर जीना चाहते हैं? आप वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही रोमांटिक किस्म, रोमांस भी किया उसने। जी जी। वो पेंटर भी था, वो कविताएं भी लिखता था, और वो इसे आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी का बंदा, उसने लाखों लोगों को मरवा दिया और इस पर फख्र महसूस करे, उसके चेहरे पर शिकन तक ना हो। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो विरोधाभास है व्यक्ति के अंदर का, उनकी साइकोलॉजी का, उनके मनोविज्ञान में जाने का दिल करता है, उनके गहरे उतर जाने का दिल करता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ये विचित्रता जो है वो कैसे एक इंसान के मन में, उनके दिमाग में, ब्रेन में होती है, उनकी साइकोलॉजी में होती है, वो सब जानने का और उसको उकेर के परफॉर्म करने का दिल करता है। बिल्कुल गोविंद जी, वक्त अब यहाँ पर थोड़ा सा हो चला है कि हम इस बातचीत के सिलसिले को यहीं पर खत्म करें, लेकिन जाते जाते हम आपसे चाहेंगे कि हमारे खबरफास्ट के दर्शकों के लिए आप कोई एक मैसेज छोड़े और कोई एक दमदार डायलॉग अपना आप जरूर हमें यहाँ सुनाएं। डायलॉग? जी। यहाँ लगता है मैंने कुछ ज्यादा आपको मुश्किल काम दे दिया और मैं एक विलन जैसी हो गई हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मैं आपको डायलॉग सुना देता हूँ जी। एक छोटा सा डायलॉग सुनाता हूँ। एक मैंने कैरेक्टर किया था, विरासत नाम की फिल्म की थी मैंने जी। उसमें लकवाग्रस्त एक कैरेक्टर मैंने किया था। वो विलन भी था फिल्म का जी जी। और बहुत ही सशक्ति, मतलब ना मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको उठा के लेके जाया जाता है। बिल्कुल, वो एक्टिंग बहुत गजब के एक्ट आपने उसके अंदर किया था। कोई मतलब ये पहचान ही नहीं सकता था कि ये गोविंद नामदेव जी हैं जो ये एक्टर, ये कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। तो उस कैरेक्टर को बनाने में बहुत मेहनत की थी मैंने जी। उस तरह के 2 कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए थे, उनकी बहुत सारी चीजें मैंने अपने इस कैरेक्टराइजेशन में ली थी। इसके कैरेक्टराइजेशन में उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, प्रैक्टिस करके उसको तैयार किया था जी। तो उसकी एक एक लाइन, वो एक
लकवाग्रस्त व्यक्ति जिसका मुंह टेढ़ा है, बिल्कुल, तो ठीक तरह से बोल नहीं सकता, वो अपने भावों को कैसे व्यक्त करता होगा। कुछ इस तरह की एक अपनी प्रोसेस में मैंने ये बात रखी थी, जिससे बहुत ही कन्विंस हुए थे हमारे डायरेक्टर प्रियदर्शन जी। शुरुआती दौर में इतने डायलॉग्स वगैरह नहीं थे इस कैरेक्टर के, बाद में उन्होंने ऐड किए, क्योंकि मैंने उनको करके दिखाया बना के कि किस तरह से ये बोला जा सकता है जी। तो उसकी एक लाइन में आपको करके दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल। एक सीन था जिसमें पूरा गांव इकट्ठा है, पंचायत का सीन था। अमरीश पुरी साहब बैठे थे और अनिल कपूर और बाकी पूरा गांव वहां इकट्ठा था, और इस कैरेक्टर का इंतजार हो रहा था। ये पहुंचा नहीं था, 1 घंटा हो गया था। फिर बाद में 1 घंटे के बाद ये अमरीश पुरी के छोटे भाई का कैरेक्टर था, जी जी, छोटे ठाकुर का। तो इनको उठा के लाया जाता है, आपने शायद फिल्म देखी जी बिल्कुल मैंने देखी। तो लाया जाता है और इनको बिठाया जाता है। फिर अमरीश पुरी साहब उनके बड़े भाई थे हमारे, तो बहुत डांटते हैं कि ये कोई तरीका है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, खूब डांटा उन्होंने। तो इन्होंने एक सेंटेंस बोला, वो बताता हूँ मैं कि कैसे बोला जी। मुंह टेढ़ा और हाथ टेढ़ा। बहुत ये भी गुस्से में आ जाते हैं, तो ये गुस्से में बोलते हैं, वक्त नहीं। दोबारा से बोलूंगा जी। तो सर लाइन चेंज हो गई। ये टेढ़ा मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, ठाकुर वक्त की बिल्कुल, एक डायलॉग में जो एक हनक होती है जी, हिसाब से चलता है। बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया गोविंद जी। आपने मतलब हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए ये एक्ट करके भी दिखाया, डायलॉग भी आपने सुनाया। जाते जाते हम जरूर चाहेंगे हमारे खबरफास्ट के दर्शकों के लिए आप कोई मैसेज जरूर छोड़ें। मैं आपके दर्शकों से, और जो मेरे भी दर्शक हैं, मेरी फिल्में देखी होंगी उन्होंने जी, हम अक्सर ये बात करता हूँ कि लाइफ में कुछ खास जरूर किया जाए, कुछ ऐसे सपने जरूर देखे जाएं कि मैं ऐसा बड़ा काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा बड़ा बनना चाहिए, और उसके लिए वो प्रयास किए जाने चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप कुछ खास, कुछ बड़ा, कुछ अलग नहीं करेंगे, आपका जीवन अगर उसका इम्पैक्ट नहीं है, आपकी पूरी लाइफ का कहीं भी इम्पैक्ट नहीं है, तो वो वेस्ट जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ खास, कुछ बिल्कुल सपने जरूर देखने चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सही बात कही। बहुत शुक्रिया गोविंद नामदेव जी, तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बहुत सही, यहाँ पर गोविंद नामदेव जी ने कहा, और किसी एक बड़े शख्स ने भी इस बात को कहा था कि सपने जरूर देखने चाहिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं और सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं, लेकिन सोती आंखों से नहीं, जागती आंखों से आपको सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।